हेलो नमस्कार, मैं इंद्रमोहन कुमार। आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका IMK स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे भिन्न आकृति की परीक्षण या वर्गीकरण और फिगर क्लासिफिकेशन, मैंने नवोदय का बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने पहला चैप्टर जो था मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, उसको मैंने बहुत विस्तार से ही समझाया था। उसके बाद मैंने बताया भी था कि मैंने सारे टॉपिक वाइज जो रीजनिंग होती है मेंटल एबिलिटी टेस्ट नवोदय की, वो मैं लाता जाऊंगा। ठीक है, तो उसी लिए मैंने दूसरा चैप्टर शुरू किया है, तो जिसमें आपको देख रहे होंगे बोर्ड पे कुछ फिगर्स बने हुए हैं। लेकिन उस मतलब जैसे मैंने मैथ का 2 चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नवोदय के मतलब जो ये रीजनिंग टाइप के प्रश्न होते हैं, इसको मैं लाया हूँ। आज हम लोग देखेंगे भिन्न आकृति परीक्षण या वर्गीकरण। टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन इस पे अवेलेबल हैं आपको, जो मतलब हेल्पफुल रहेंगे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फिर आइए जल्द ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भिन्न आकृति वर्गीकरण या भिन्न आकृति होता क्या है? वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण क्या होता है? सामान्य लक्षण आधार पर, सामान्य लक्षण के आधार पर भिन्न आकृति को छांटना। या वर्गीकृत करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन सामान्य लक्षण के आधार पर, सामान्य लक्षण के आधार पर भिन्न आकृति को छांटना या वर्गीकृत करना। जैसे इसमें इस टाइप के प्रश्न में क्या होते हैं, इस टाइप के प्रश्न में आपको इस प्रकार के प्रश्न में लिखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न में प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति एक ही होती है। ठीक है, जिसमें से यहां पे लिखेंगे, जिसमें 3 आकृति किसी न किसी तरीके से समान होते हैं और एक भिन्न होती है, और होती है उसी को पहचान करना। उत्तर देना। जैसे मैंने क्या लिखा, वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण होता है सामान्य लक्षण के आधार पर भिन्न आकृति को छांटना या वर्गीकृत करना। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में क्या होते हैं? प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति एक ही होती है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि प्रश्न आकृति एक साइड होती है, उत्तर आकृति एक साइड। लेकिन ये वर्गीकरण के सवाल में क्या होता है कि तीनों मतलब प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति एक ही जैसी होती है, एक ही में होती है। ठीक है, 3 आकृति इसमें से किसी न किसी तरीके से समान होती है और एक भिन्न होती है, उसी को पहचानना है और उत्तर देना है। ठीक है, तो अब हम लोग 10 टाइप के प्रश्न देखेंगे। 10 टाइप के प्रश्न में आपको मतलब इतना तो ये मोटा मोटी नॉलेज हो गया होगा, क्योंकि ये मतलब नॉलेज पूछा नहीं जाएगा, बस आपको समझने के लिए ही ये मैंने लिख दिया है। पहला आकृति देखिए, इसमें
और मतलब वर्गीकरण या रीजनिंग के सवाल को जितना आप सॉल्व करते हैं उतना आपकी पकड़ बनती है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न में एक पंचभुज दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, सॉरी वृत्त दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है और एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो इन चारों आकृति में कौन एक जैसा है, कौन अलग है? आप देखिए इसमें क्या अलग है और कौन एक जैसा है। तो इसका आंसर, इसको कहते हैं आकृतियों का छांटना, आकृतियों का आकार, या इसको बोलते हैं, पहला प्रश्न पहला टाइप का में आता है आकृति के आकार। इस चैप्टर में मैं एक वर्ड यूज करूंगा जिसमें साधक या भुजा, साधक के मीन्स क्या होता है, चलो मैं करता रहूँगा। पहला प्रश्न किस आधार पे देखेंगे? आकृति के आकार के आधार पे। तो आकार देखिए, ये पंचभुज है, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये वृत्त है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सारे आकृति जो बने हुए हैं, पहले आकृति में ये सब सरल रेखा से बने हुए हैं, सरल भुजा से, लेकिन ये है एक वक्र भुजा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकृति के आकार के आधार पे देखेंगे कि सब मतलब ये आपको ये याद रखना है कि पहला तो इसके आधार पे देखेंगे। अगर मतलब कोई भी सवाल सामने आया तो पहले उसका आकार के आधार पे देखेंगे। यही 10 सवाल में आपको सॉल्व आ जाएगा, किस किस आकार पे देखेंगे तो आंसर, आप सटीक आंसर तक पहुंच जाएंगे आकृति के आकार के आधार पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है? छठभुज, चतुर्भुज, वर्ग इसको बोलते हैं, वृत्त। तो इसको देखिए, इसमें भुजा के परिमाण, यह भुजा के लंबाई या परिमाण के आधार पर, ठीक है। तो किस आधार पर है? भुजा की लंबाई या परिमाण के आधार पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो छठभुज बना हुआ है, सारे इसके भुजा एक जैसे हैं, एक लंबाई के हैं, है ना। वर्ग भी आपको पता है सारे भुजा बराबर ही होते हैं। त्रिभुज भी तीनों भुजा बराबर से बनी हुई है, लेकिन इसमें क्या है कि ये भुजा तो लंबी है और ये भुजा छोटी है, तो बराबर भुजा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, यानी भुजा की लंबाई के आधार पर भी देख लेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, साधकों द्वारा भुजा द्वारा बनाई गई आकृति के आधार पर, भुजा द्वारा बनी आकृति के आधार पर भी देखेंगे, ठीक है। ये सार आधार पर, तो भुजाओं की द्वारा बनी हुई आकृति, ये देखिए पंचभुज दो बन के एक छोटा पंचभुज भी बना रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक छोटा पंचभुज भी यहाँ बन रहा है। दो फिगर मिलके एक छोटा वृत्त भी बना रहा है, मतलब छोटा आयत भी बना रहा है। ये दो भुजा मिल, दो चित्र मिलके ये एक छोटा त्रिभुज भी बना रहा है। लेकिन यहाँ पे डी में क्या है कि दो वृत्त बिन के एक वृत्त बना ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। इस तरह से देखेंगे भुजा की द्वारा बनी आकृति के आधार पर, ठीक है। अब देखेंगे भुजा के घूर्णन के आधार पर, के या साधक भी बोल सकते, घूर्णन, मेरा कलम में आज नहीं चाहिए, घूर्णन के आधार पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये भुज अभी कुछ देर के लिए आपको ये आंसर लगेगा कि ये होगा, क्यों? क्योंकि सबका तीर ऊपर तरफ है, इसका नीचे तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा कि देखिए जब हम इस आकृति को घुमाते हैं तो ये बन जाता है, क्या लग रहा है? ये दोनों तो सेम ही है। जब इसको घुमाते हैं ऐसे, यानी एंटी क्लॉक घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आकृति बन जाती है। लेकिन ये आकृति जो है ये तो बन ही जाएगी, लेकिन ये आकृति आपको किधरों से घुमाइएगा नहीं बनेगी। आप एक बार कुछ देर के लिए देखिए, मैं एक पेज पे आपको समझाता हूँ। कोई पेज पे समझाता हूँ।
देखिए कोई आकृति एक बनाइए इसमें, ठीक है। ओहो, तो पेज पे आपको समझाता हूँ। देखिए ये आकृति बनी हुई है, इस आकृति को आप इसके बराबर आ रही है, लेकिन इस आकृति को आप अगर थोड़ा सा घुमा लेते हैं, देखिए घुमाइए, तो क्या ये आकृति बन गई। लेकिन अगर आप इसको घुमा के भी कैसे भी रखते हैं तो ये आकृति आपको बनेगी ही नहीं। देखिए नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी। तो इस तरह से ये आकृति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घूर्णन के आधार पे भी देख लेंगे घुमा के ऐसे, ठीक है। पांचवा आकृति क्या है, इसमें भुजा के घूर्णन के आधार पर, इसमें भी भुजा के घूर्णन व घूर्णन की दिशा समझ लीजिए, घूर्णन की दिशा के आधार पर, ठीक है, भुजा के घूर्णन की दिशा के आधार पर। देखिए यहाँ पे क्या है, तीर यहाँ है, तीर से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री, ये 90 होता है ना, तो 90 और 25 तो कितना हुआ, 135 डिग्री घुमाने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे वृत्त आ रही है। देखिए इसमें देखिए भुजा के मतलब हमको तीर से क्लॉकवाइज घुमाना है, तीर से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये 135 डिग्री तो नहीं है। ये देखिए तीर से 135 डिग्री घुमाते हैं, ये मिल रहा है, तीर से 135 डिग्री वो मिल रहा है, लेकिन इसमें तीर से घुमाने के बाद नहीं मिल रहा है। तीर से घुमाने के बाद 190 फिर 90 180 प्लस 25 यानी 215 डिग्री, 205 डिग्री घुमाते हैं तो मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भुजा के घूर्णन की दिशा के आधार पर भी देखेंगे किस दिशा में घूम रही है, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको देखिए इधर से घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ही मिलता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज दिशा के देखेंगे। छठा आकृति क्या कहता है, ये दोनों देख लिए। छठा आकृति क्या कहता है, इसमें तो मतलब भुजा या आकृति की गणना के आधार पर, गणना के आधार पर, ठीक है। देखिए इसमें कितने वर्ग हैं, 1 2 3 त्रिभुज हैं, तो 3 त्रिभुज 2 वर्ग, 3:2, पहले त्रिभुज लिख रहे हैं वर्ग। इसमें देखिए 3 वर्ग 2 त्रिभुज, 3 वर्ग 2 त्रिभुज, त्रिभुज पहले लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे ये त्रिभुज ही है। 3 त्रिभुज 2 वर्ग यानी 3:2, 3 त्रिभुज 2 वर्ग 3:2। तो देखिए कौन सा भिन्न है, इसमें 3 गो वर्ग है, बाकी में सब में 2 ही वर्ग हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। ये आकृति देखेंगे, ये आकृति है, आकृति में भुजा के गणना के आधार पर, गणना के आधार पर किस मतलब कितने भुजा से बनी हुई है। त्रिभुज देखिए 3 भुजाओं से बनी हुई है, ये देखिए 4 भुजाओं से बनी हुई है, ये भी 4 भुजा से बनी है, ये भी 4 भुजा, ये 3 भुजा से बनी हुई है, ठीक है। ये भी सवाल आसान था, आसानी से समझ में आ रहा है। तो इसको भुजा के गणना पे मतलब देखेंगे 3 भुजा से बनी हुई है, ये 4 भुजा से बनी हुई है, ये भी 4, ये भी 4, लेकिन ये 3 भुजा से, तो इस टाइप पे देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चित्र के ऊपर मुख या नीचे मुख के आधार पर
ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि देखिए ये त्रिभुज तो मतलब इसका बेस मतलब आधार, आधार मतलब निचला, ये निचला तो सीधी सरल रेखा से बनी, इसका भी बेस सरल रेखा से बनी हुई है, इसका भी बेस सरल रेखा से बनी हुई है, लेकिन इसका भी बेस जो है क्या कहते हैं मतलब एक मतलब कोना से बना हुआ है। एक एग्जांपल और देखिए, इसका मतलब एक और देखेंगे, सब आकृति ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ, लेकिन ये नीचे की तरफ, ये आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये होता है, ये हो गया, ये होता है लिखने के आधार पर, लिखाई के आधार पर। लिखाई के आधार पर कहने का मतलब है बिना कलम उठाए, कलम उठाए और एक ही चिन्ह पर दो बार दोहराए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आंसर होगा। इसमें देखिए कोई ऐसा है कि मतलब देखिए इसको देखिए, कलम बिना उठाए भी हम लिख सकते हैं। देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसमें भी ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें भी एल को ऐसे, लेकिन इसमें है कलम आपको उठाना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बोलेगा मतलब जैसे टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे, क्योंकि अब देखिए ऐसे करके जब ऐसे किए तो इस पर दोबारा कलम आ रहा है ना, तो बिना उठाए हम नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही बार चलाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी, क्योंकि टी को ऐसे लिखते हैं फिर ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। अगर एक बार में ही चलाना चाहे तो लेकिन दोबारा चल जाएगा कलम, तो ये बात को ध्यान रखनी है, वो आंसर होगा। और इसमें होता है आकृति के विभाजन के आधार पर, आकृति के विभाजन आधार पर। आकृति के विभाजन के आधार पर देखिए इस आकृति तो दो भाग में बांटा गया है, इसको चार भाग में, इसको भी चार भाग में, इसको भी चार भाग में, लेकिन इसको दो भाग में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा क्या? इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भिन्न आकृति परीक्षण के टोटल 10 पैमाने हैं। अगर कोई भी सवाल को हमको सॉल्व करना है तो सारे चीज़ हमको देखना पड़ेगा। आकृति के आकार पे तो नहीं है, भुजा की लंबाई के परिमाण के आधार पे तो नहीं है, भुजा की द्वारा बनी हुई आकृति के आधार पे तो नहीं है, भुजा के घूर्णन के आधार पे तो नहीं है। मतलब अगर कोई भी चीज़ समझ में आए तो ये 10 चीज़ आपको ध्यान में रखना है और इसको बार बार सॉल्व करना है, इसको बार बार देखना है। इस वीडियो को अगर आप बार बार सॉल्व करते हैं तो आकृति यानी भिन्न आकृति वर्गीकरण के क्षेत्र में, वर्गीकरण के सवाल में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसमें कुछ और वर्गीकरण होता है, ये तो पहले एक फिगर वाइज फिगर वाला हो गया, लेकिन कुछ वर्गीकरण मतलब कुछ संख्याएँ लिख के दे सकता है, तो उसको हम अगले वीडियो में मतलब एक 10 चीज़ें हमको देखनी है, यानी हमको मतलब अब एग्जाम्पल जो इसका मैं लाऊंगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो लाऊंगा उसमें मैंने उस टाइप का भी प्रश्न दूंगा ताकि मतलब आपको मतलब क्लियर हो जाए। तो आप लोगों ने मतलब ये 10 ध्यान रखेंगे, 10 आकृति मतलब 10 आधार याद रखेंगे। अगर कि कोई भी सवाल सामने आए तो इसको 10 आधार पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। और देखिए मैंने तो फिगर बना के लाया हूँ इसीलिए थोड़ा कम समय लगा, नहीं तो और ज़्यादा समय लग जाता। तो ठीक है, तो फिर मतलब इसी तरह से आप लोग बने रहिए और ये सवाल मतलब क्वेश्चन को बार बार देखिए, उसके बाद बिना कहते आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिस करवाऊँगा। और जहाँ तक कि मैंने अभी हिंदी का सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया, नवोदय के लिए हिंदी भी आता है जो गद्यांश का सब्जेक्ट होता है, वो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, वो बहुत जल्द ही मैं स्टार्ट भी कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, फिर आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत ही कहा जाता है कि अगर मेहनत आपके हाथों में है तो फिर भाग्य भी आपका दासी हो जाता है। अगर मेहनत आप पूरी ईमानदारी, जोश, उत्साह, उमंग के साथ करते हैं तो फिर कोई भी भाग्य भी आप बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि कर्म ही आपकी पूजा है और जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर कर्म आप अच्छा करते हैं तो फिर फल भी अच्छा मिलेगा। हाँ, लेकिन लेट से मिलेगा, धैर्य रखना है, पैसेंस के साथ ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि आजकल लोग पैसेंस खो दिए हैं। क्योंकि पैसेंस चलता है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, ये सब्जेक्ट हो रहा है तो वो छूट रहा है। नहीं,
जो सब्जेक्ट चल रहा है बस उसको पूरा कवर करके पूरा कंप्लीट करते जाना है, ताकि मतलब हमारी तैयारी और मजबूत और राह मजबूत। अगर इस चैप्टर से सवाल आया मीन्स छूटना नहीं चाहिए, इस तरह की तैयारी रखेंगे। ठीक है, फिर आपके लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।